हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके देन क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर मैं आपको कर रहा हूँ। आपका आज ये सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की बस टॉपिक ये रहेगी, क्लास 2 फोबिया, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फियर ऑफ हाइट्स। ये लास्ट है। आज के टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है। एंड ये यहाँ तक हमने आपको कल कवर करा दिया था। आपको आवाज़ ठीक से आ रही है? यस सर। ओके देन मैंने आपको बता दिया था, कभी कभी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो भी कभी कभी नहीं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी हमारी जजमेंट को अफेक्ट करती हैं। ये लाइन आप देख सकते हैं, इल्यूजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस कैन अफेक्ट आवर जजमेंट। द सेम वीडियोज ऑफ अ कार एक्सीडेंट वाज शोन टू ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। One group were told in advance that they were to be shown in a video of a car crash. The other were told that the car had been involved in a bump. Both groups were asked to judge the speed at which the vehicle had collided. First group assessed the speed as significantly higher than the second group. देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, हमारे जजमेंट को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर किसी कार एक्सीडेंट की वीडियो को अगर हम दो ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाएं तो पहला जो ग्रुप का पीपल होता है वो कुछ अलग जज करता है एंड दूसरे ग्रुप का पीपल कुछ अलग जज करता है। ये आपका एक एग्जाम्पल था आपके लिए। सो एक्सपेक्टेशंस ओवर बता रहा है कि सबके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं यूज करने हैं एविएशन में डिसीजन लेते समय। ये आपके डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो लाइन है उसकी मैं बात करता हूँ, 4.8.6 क्या कहता है, एक्सपेक्टेशंस कैन आल्सो अफेक्ट आवर मेमोरी ऑफ इवेंट्स। जो हमारे मेमोरी या फिर इवेंट्स जो हमारे माइंड में स्टोर है उनको भी अफेक्ट करती है। द स्टडी आउटलाइन अबव वाज एक्सटेंडेड सच दैट subject were asked a week later where they recalled seeing glass on the road after the collision. There was no glass. The two groups who had been told that they would see a crash recalled seeing glass. The other group recalled seeing no glass. जैसे कि study of a land above was extended such that subject were asked a week later. यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स बता रहा है कि जो कार एक्सीडेंट की जो एग्जांपल अभी फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस में ली गई है, जिसमें कुछ कह रहा है कि अगर जो हमारा पहला ग्रुप था अगर हम उससे पूछते हैं या फिर आउटलाइन करते हैं कि क्या आपने रोड एक्सीडेंट जो भी वो कार की हुई थी, क्या आपने उसमें ब्रेक, वो कार की ग्लास की ब्रेक जो टूटी फूटी पड़ी थी, क्या आपने रोड पे देखा आफ्टर कोलिजन जब एक्सीडेंट हो गया था? तो वो कहते हैं कि हाँ हमने देखा। आफ्टर 1 वीक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो नहीं देखे होते हैं या फिर ग्लास नहीं पड़ी होती, बट फिर भी उनको लगता है कि हाँ हमने देखा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनको रियलिटी या फिर उन्हें रियल में याद नहीं होता है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया है। इसकी वजह से उनका जो एक्सपेक्टेशंस है गलत है, कह रहा है, जबकि वहाँ पे ग्लास नहीं बिखरा हुआ पड़ा था। एंड सेकेंड जो ग्रुप होता है अगर वो अच्छे से क्रैश को देखा है, अंडरस्टैंड किया है, तो वो रिकॉल कर लेता है कभी कभी, या फिर फर्स्ट या फिर सेकेंड जो रिकॉल कर लेता है वो बता देता है कि हाँ ग्लास वहाँ नहीं थी, जबकि फर्स्ट वाला कहता है कि हाँ ग्लास थी। तो ये एक तरह से एक्सपेक्टेशंस का एग्जांपल ले रहा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कभी गलत हो जाती हैं, कभी सही हो जाती हैं, कभी कोई सही एक्सपेक्ट कर लेता है, कभी कोई गलत एक्सपेक्ट कर लेता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है ना, ये हमारे जजमेंट को अफेक्ट कर देता है। या फिर अगर हमारा जो टास्क है, मान लीजिए हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि ठीक है यही, या फिर अजम्पशन ले लिया कि नहीं
यही चीज़ है होने वाली है। या फिर अगर मैनुअल में हमने देखा कुछ डिसमिस थी, कुछ मिसप्रिंट थी, तो हमने सोच लिया कि नहीं यही हो सकता है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशंस हमारा सही भी हो सकता है और कभी कभी रॉन्ग हो सकता है। अगर रॉन्ग हुआ तो वो हमारे जो जजमेंट है या फिर जो हम डिसीजन लिए जिस टास्क को जिस तरह से हम करेंगे, वो टास्क में एरर एक तरह से क्रिएट करेगा, कुछ गलत करेगा। तो ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेशंस ये फैक्टर कभी कभी थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है एक तरह से। तो एक्सपेक्टेशंस सही नहीं है लेना, ओके। इसलिए ह्यूमन फैक्टर कहता है कि आपको ना एजम्पशन, ना एक्सपेक्टेशंस और ना ही कंप्लेसेंसी, ये तीनों वर्ड आपके माइंड में नहीं होने चाहिए। आपको मैनुअल फॉलो करने चाहिए, और अगर मैनुअल में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे चेंज करके दूसरी मैनुअल देखिए, सेम एयरक्राफ्ट की एप्रोप्रिएट मैनुअल को आप फॉलो कीजिए, ना कि आप कुछ एजम्पशन लीजिए अपने तरफ से, कुछ एजम्पशन या फिर एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो लास्ट लाइन है डिसीजन, ये 4.8.7 डिसीजन मेकिंग, मेमोरी एंड मोटर प्रोग्राम, इन तीनों को एक तरह से कनेक्ट किया है। जबकि ये पूरा जो मॉडल होता है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये ये जो मॉडल है पूरा एक तरह से ये पूरा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है हमारी सेंस से, हमारी अटेंशन से, हमारी मेमोरी से, एंड हमारी मोटर प्रोग्राम से। एंड अब मोटर प्रोग्राम जब हो गया तो ये डिसीजन मेकिंग ही होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो डिसीजन मेकिंग, मतलब कि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और उसी इन सारी चीज़ों को हम इंटर जब कनेक्टेड होती है तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक ये मॉडल है। तो उसको मॉडल को जो कि प्रीवियस हमने आपको बता दिया था, इसमें ये बोल रहा है इस अटेंशन एंड परसेप्शन शॉर्टकमिंग कैन क्लियरली इम्पिंज ऑन डिसीजन मेकिंग, परसीविंग समथिंग इनकरेक्टली मे मीन दैट एन इनकरेक्ट डिसीजन इज मेड रिजल्टिंग इन अप्रोप्रिएट एक्शन। कह रहा है कि अगर जो परसेप्शन हमारा सही नहीं होता है, अगर कभी कभी, या फिर अटेंशन हमारा सही नहीं होता है, तो कभी वो जो हमारा डिसीजन हो जाता है वो गलत हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है एक्शन। और डिसीजन गलत होने की वजह से हमारा जो एक्शन होता है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, मतलब कि वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट जो लाइन है ये तो वही मॉडल को बता रहा है, डिफाइन कर रहा है कि आप मॉडल को देख सकते हैं जो फिगर 8 में दिया है, ओके, कि किस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग काम करती है। ये देख लिए, इट वॉज एक्सप्लेंड अर्लियर दैट सेंसरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी हैव लिमिटेड कैपेसिटी बोथ इन टर्म ऑफ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन। इसमें ये कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि आपने हमें अर्लियर टॉपिक्स में ये बता दिया जा चुका है कि सेंसरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये तीनों की कुछ कैपेसिटी हैं और इनके मतलब कुछ कैपेसिटी हैं और इनकी ड्यूरेशन है कि ये कब तक ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती हैं। इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू बियर इन माइंड दैट ह्यूमन मेमोरी इज़ फैलेबल सो दैट इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि ये जो हमारी माइंड है ना, कभी कभी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को गलत स्टोर भी कर लेता है। जैसे कि हो भी सकता है कभी कभी हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि हमारा जो मेमोरी है वो ऑलवेज सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे, वो गलत इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर लेता है। जैसे कि ये कह रहा है कि मे नॉट बी स्टोर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर ही ना हो, आपने पढ़ा, आपने देखा, बट आपका अटेंशन सही नहीं हुआ तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर ना हुआ हो। तो एक ये पॉइंट बता रहा है। और ये कह रहा है कि अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हो, लेकिन क्या पता आपने वो इन्फॉर्मेशन को एक गलत वे से स्टोर कर लिया हो, तो ये भी हो सकता है आपके साथ। मे बी स्टोर्ड इनकरेक्टली, जो इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी में है वो इनकरेक्ट है। एंड थर्ड पॉइंट ये कहता है मे बी डिफ़िकल्ट टू रिट्राइव। आपने स्टोर तो किया इन्फॉर्मेशन, सब कुछ है, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप उसको एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो वही है थर्ड वाली लाइन है, मे बी डिफ़िकल्ट टू रिट्राइव, कि आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैं, रिट्राइव नहीं कर पाते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती तो है लेकिन आप उसे रिट्राइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ आती है ना, ये कह रहा है एक तरह से ये फॉरगेटिंग का केस है। देखिए ये कह रहा है ऑल दिस मे बी रिफर्ड एज फॉरगेटिंग, एक तरह से इसे हम फॉरगेटिंग ही कहते हैं कि भुलक्कड़पन एक तरह से, ओके। कह रहा है विच अकर्स व्हेन इन्फॉर्मेशन इज अनअवेलेबल। ये कब होता है फॉरगेटिंग के जो केसेस है कि कभी कभी इन्फॉर्मेशन वो सही से अवेलेबल ना हो, जैसे कि नॉट स्टोर्ड इन फर्स्ट प्लेस, या फिर इनअसेसिबल, कैन नॉट बी रिट्राइव, या फिर वो हम रिट्राइव ना कर पाएँ। तो वही ये बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर ना हो, या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, या फिर हम इस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव ना हो पाए। यही सारी चीज़ों को ये कह रहा है कि ये एक तरह से इसे हम फॉरगेटिंग का केस समझते हैं, ओके। लास्ट, ओके, इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज पर्टिकुलरली सब्सटिबल टू इंटरफेरेंस एंड एग्जाम्पल ऑफ वुड बी ट्राइंग टू रिमेंबर एज अ पार्ट नंबर वाइल ट्राइंग टू रिकॉल अ टेलीफोन नंबर।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में हमने बताया था कि वो 5 to 9 इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है, रख सकती है। एंड अगर उसकी हमें ड्यूरेशन की इंक्रीज़ करनी है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो हम इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली उसे याद रख सकते हैं। वही बात है, वही एग्जांपल को यहाँ पे एक तरह से डिफाइन कर रहा है टेलीफोन नंबर की एग्जांपल लेकर के। नेक्स्ट 4.8.9 को हम आपको बताते हैं। इट इज़ ए जनरल बेटर टू यूज़ मैनुअल एंड टेम्पररी एड्स मेमोरीज। कह रहा है कि ये बहुत अच्छा होता है कि हम मैनुअल को और टेम्पररी जो एड्स होते हैं मेमोराइज होते हैं, जैसे कि मेमो होते हैं, मेमो जिनको हम यूज़ करते हैं, वर्ड एक तरह से समझिए वर्क कार्ड है। अलग अलग नाम होते हैं वर्क कार्ड के, मेंटेनेंस मैनुअल है, यूज़र मैनुअल है, जैसे कि एक यूज़र मैनुअल होता है, मेंटेनेंस मैनुअल है, टेम्परेरी ऐड होते हैं या फिर मेमो होती हैं। ये सारे मेंटेनेंस के रूप का एक डॉक्यूमेंट है जो काम आती है मेंटेनेंस में। तो ये सारी चीज़ें कह रहा है कि ये जनरली बेहतर होता है कि हम इनका यूज़ करें, विदाउट इनके हम कोई भी मेंटेनेंस या फिर कोई भी टास्क को प्रेफर ना करें या फिर कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर सोचता है कि जो ये टार्क सेटिंग करनी है ना, आपको पता होगा कि एविएशन में क्या होता है, जो टॉर्क दिया जाता है नट्स या बोल्ट को, वो जो टार्क टूल होता है, तो उसमें लिखा होता है मेंटेनेंस मैनुअल में कि आपको कितना टॉर्क देना है। तो इलेक्ट्रिकल इसमें मशीनें हैं, सब इलेक्ट्रिकल टूल भी हैं सब, तो हमें पता चल जाता है कि आप कितना टॉर्क दे रहे हो। तो अब लिखा है, तो कभी कह रहा है कि कभी कभी अचानक से कभी इंजीनियर सोचता है कि क्या ज़रूरी है मेंटेनेंस मैनुअल फॉलो करके हम अपने हिसाब से टार्क दे देते हैं। बट ये कह रहा है कि नहीं, बट लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। कंसल्ट द मैनुअल एंड वॉकिंग टू एयरक्राफ्ट ही मे फॉरगेट द सेटिंग और कन्फ्यूज इट। कह रहा है कि डिफरेंट टॉर्क सेटिंग अप्रोप्रिएट टू अ सिमिलर टास्क विद हिज फैमिलियर। कह रहा है कि अगर आप नहीं मैनुअल फॉलो करते हैं तो ये सही नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं मैनुअल को लेना या फिर वो आपको नहीं समझ में आ रहा कि कितना टॉर्क देना चाहिए, तो आपको इसे दूसरे से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आपसे बड़ा हो, आपसे अच्छे पोस्ट पे जो वो समझता हो, उससे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कह रहा है एडिशन में इफ़ अनश्योर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेमोराइज इन्फॉर्मेशन, कि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी नहीं है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर शुड सीक टू चेक। उसको ज़रूरत है कि वो इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर ले। इफ़ दिस मीन्स गोइंग एल्सवेयर डू सो। Nothing down temporary can avoid the risk of forgetting or missing information. They use a personal notebook to capture such information. कह रहा है कि ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप, कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो अपना एक पर्सनल लॉगबुक भी रखते हैं। जैसे कि आप जब काम करते हैं तो वहाँ पे लॉगबुक तो होता ही होता है, जो कि आप वर्क करके वर्क लॉग करके आप चले जाते हैं। बट कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो काम हेलो, किसी का माइक अनम्यूट हो, घर से आवाज आ रही है खराब। हु इज ऑफ योर माइक? सॉरी कर दी। ओके, मैंने ये कहा कि कभी कभी ये होता है कि कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना पर्सनल लॉगबुक या फिर नोटबुक यूज़ करते हैं। जैसे कि वो, ये एक बेहतर तरीका है आपको मेंटेनेंस में एक्सपीरियंस गेन करने का, कि आप क्या करिए कि जो लॉगबुक है ना, आप उसे यूज़ कीजिए। मतलब कि पर्सनल नोट, आपको तो पता होता है कि हाँ हमें मेंटेनेंस करना है, तो मेंटेनेंस आफ्टर मेंटेनेंस आपको लॉगबुक फिल करके ही जाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से लीव करना है। बट कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना पर्सनल नोटबुक अपने पास रखते हैं और वो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को उसमें लिखते हैं डेली बेसिस पे, ताकि वो कुछ टॉपिक्स को अपने तरह से याद रख सके, ताकि वो अपने स्किल और अपने इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर सके। तो ये बोल रहा है कि वो अपना नोट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप उसमें लिख देते हैं। बट कह रहा है कि लेकिन ये हमेशा के लिए, अगर परमानेंट बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करते हैं तो ये डेंजरस हो सकता है। क्या पता वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई हो। सो आप अगर नोट करते हैं, अगर आप अपनी नोटबुक यूज़ करते हैं, तो आपको ये भी चेक करना है कि आपके नोट में जो रिटन इन्फॉर्मेशन है जो आपने लिखी है उसमें कोई अपडेट तो नहीं आ गई है। अगर उसमें अपडेट आ गई होगी तो फिर आपके लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। सो ये कह रहा है कि आप अपनी नोटबुक यूज़ तो कर सकते हैं, बट आपको वो इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखने की ज़रूरत है। इसमें ये लाइन बोल रहा है। नेक्स्ट, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बोइंग 737 डबल इंजन ऑयल लॉस इंसिडेंट के बारे में आपको बता दिया था। इस इंसिडेंट में क्या होता कि यहाँ पे जो इंजीनियर था, मैं सिंपल से मैं आपको बताता हूँ
कि यहाँ पे जो इंजीनियर, जिस इंजीनियर को बुलाया गया था, वो बोइंग 737 के एक वेरिएंट एयरक्राफ्ट पे काम किया था। मतलब कि वो एक एयरक्राफ्ट बोइंग 737 के एयरक्राफ्ट पे काम किया था, बट अभी जो इसको जिस एयरक्राफ्ट पे इसको काम करना था वो बोइंग 737 का वेरिएंट था। वेरिएंट आप समझते हैं? हेलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये था कि वेरिएंट था एयरक्राफ्ट। अब ये उसको लगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जिस टास्क पे काम करने जा रहा हूँ उसी टास्क में कोई चेंजेस आई हो। अब उसने फोकस नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा ही हुआ उसके साथ कि जब वो काम करने जिस टास्क पे गया, उसे रोटर ड्राइव में कुछ इंजन में ऑयल इंजन में कुछ उसको काम था। तो उसने ऑयल इंजन का शायद इंस्पेक्शन का काम था, इसमें लिखा होगा कि ऑयल इंजन को इंस्पेक्ट करना था। एंड इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे वो होता है तो उसमें क्या था ना, उसमें एक चेंजेस थी। वहाँ पे क्या थी, एक रोटर ड्राइव थी, एचपी रोटर ड्राइव। तो जो हाई प्रेशर एचपी या फिर हाई प्रेशर रोटर ड्राइव थी उसको इंस्टॉल करना था। उसमें एक चेंजेस आई थी, मतलब कि उसमें एक ऐसा सिस्टम था, उसकी एक कैप थी जिसे इंस्टॉल करना ज़रूरी था इसमें। लेकिन अब वो इंजीनियर पहले वाली जो एयरप्लेन पे काम किया था उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि एचपी रोटर कोई ड्राइव है उसे इंस्टॉल करना है या फिर उसे क्लोज करना है। तब उसको ये बात पता नहीं थी, क्योंकि अब उसने गलती करी, उसकी पूरी गलती थी, क्योंकि उसको पता है कि वो वेरिएंट पे जा रहा है एयरप्लेन पे काम करने। तो उसको चेक करना चाहिए कि अगर ये वेरिएंट है तो किस टॉपिक में, किस मॉडल में या फिर किस डिज़ाइन में इसका वेरिएंट है। लेकिन उसने ये प्रेफर करना ज़रूरी नहीं समझा और उसने जाके मेंटेनेंस कराया, इंस्पेक्शन फाइनल किया। और इंस्पेक्शन फाइनल करके उसने जब ओके कर लिया तो जैसे ही एयरक्राफ्ट फ्लाई हुआ तो पता चला कि उसके दोनों एचपी रोटर, दोनों फ्यूल टैंक के लॉक नहीं थे। और लॉक नहीं थे तो पूरा फ्यूल लीकेज होने लगा और यहाँ पे आग लग सकती थी और सारे पैसेंजर की जान एक तरह से खतरे में जा सकती थी। तो जैसे ये एयरप्लेन टेक ऑफ हुआ तो एटीसी या फिर इंजीनियर्स को शायद पायलट को लगा कि या फिर एटीसी ने देख लिया कि इसकी लीक हो रही है ऑयल, तो उसने इन्फॉर्म किया उसको। तो फिर जो पायलट था उसने एयरक्राफ्ट को लैंड किया। ओके, तो ये इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट का रूप लेने से बच गया। अदरवाइज सारे आपको पता होगा एविएशन गैसोलीन क्या होता है, वो सारे पैसेंजर, सारे एयरप्लेन को भस्म कर देता। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ लोग कर जाते हैं जो कि नहीं करना है एविएशन में। आपको मेंटेनेंस मैनुअल, ये सारी छोटी छोटी बातों को याद रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी सोच सकता है, ये नॉर्मल सी एक तरह से थिंकिंग है, एजम्पशन है एक तरह से, कि ज़रूरी थोड़ी है कि हम जिस वेरिएंट पे काम करने जा रहे हैं तो जो टास्क हमें मिला है उसी में चेंजेस हो। लेकिन उसके साथ हो गया ना, वही चीज़ हो गई उसके साथ, जिस टास्क पे वो काम करने गया उसी में चेंजेस उसको मिल गए। लेकिन उसको अब उसने मेंटेनेंस मैनुअल फॉलो नहीं किया या फिर उसने इंस्ट्रक्शन नहीं लिया जो बेसिक मेंटेनेंस इंजीनियर इसको बुलाया था काम करने के लिए, या फिर जो मैनेजर इसे बुलाया था काम करने के लिए उससे ये पूछा भी नहीं। ये दोनों की जिम्मेदारी होती थी कि जिसने बुलाया उसको बताना चाहिए कि ये वेरिएंट है या फिर इसमें ये चेंजेस है। और आपकी भी जिम्मेदारी है इसमें, ये नहीं कि बस उसी की जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए कि ये वेरिएंट है और इस मॉडल में चेंजेस है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पूछें कि आप जिस पे काम करने आए हैं क्या उसमें क्या चेंजेस है, क्या नहीं है। बस उन्हें ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई। सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया, फिजिकल एक्सेस एंड फियर ऑफ हाइट्स। कह रहा है कि कुछ ये जो 3 कंपोनेंट है ये भी हमारे वर्किंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि क्लास्ट्रोफोबिया है। क्लास्ट्रोफोबिया क्या है? ये फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस है। मतलब कि अगर बहुत छोटे स्पेस में आपको काम करना है तो आप कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, तो वो क्लास्ट्रोफोबिया के अंदर आता है। या फिर उसे हम फिजिकल एक्सेस भी कहते हैं कि क्या फिजिकल एक्सेस है कि नहीं है। अगर बहुत वो छोटा प्लेस है तो अगर कोई फिट या तगड़ा आदमी हो ना, वो नहीं जा सकता, जो कि बहुत फिट हो। अगर थोड़ा सा जो स्किनी हो, थोड़ा सा पतला इंजीनियर हो, वही उसमें जा सकता है। जैसे फ्यूल टैंक में मोटे आदमी को तो हम भेज नहीं सकते, जो बहुत ज़्यादा फिट हो वो तो उसमें जा नहीं सकता, क्योंकि एक्सेस पैनल ही फ्यूल टैंक की उतनी छोटी होती है। ओके, तो उसमें जा नहीं सकते। ये फ्यूल टैंक का ही मस्ट एग्जाम्पल लिया जाता है इसमें। सो फ्यूल टैंक में हम उसको भेज नहीं सकते। अगर उसे हमने भेज दिया तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा। और अगर उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ उसमें, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो फ्यूल टैंक के बेस के अकॉर्डिंग है, उसको ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा फ्यूल टैंक के अंदर, तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा और वो बेहोश हो सकता है या फिर उसे चक्कर आ सकते हैं, ऐसा कुछ। तो उसको अब क्या होगा, अब उसे वापस निकालना भी मुश्किल काम हो गया ना, क्योंकि वो एक तो एक्स्ट्रा फिट है। अब वो फिट है फ्यूल टैंक से, एक्सेस भी उसके लिए कम है, तो अब डिस्टर्ब एक तरह से समझिए बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है
फ्यूल टैंक से उसे बाहर निकालना ये मुश्किल थोड़ा हो जाएगा। अगर वो फेड हो गया तो, अगर वो बेहोश हो गया उसमें, तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्लास्ट्रोफोबिया एक ऐसा, क्या बोल रहा है कि डिफाइन करता है एबनॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब कि छोटे या शॉर्ट एक्सेस में जहाँ पे बहुत कम जगह है वहाँ अगर आप रहते हैं या फिर वहाँ आप काम करते हैं, अगर वहाँ आपको डर लगता है या फिर ऐसा महसूस होता है, आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो उसे हम क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो हमें उन्हें ही ऐसे जगहों पे भेजते हैं, या फिर फ्यूल टैंक, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कि फ्यूल टैंक में एक्सेस कम होती है, तो उस फ्यूल टैंक में हम ऐसे इंसान को भेजते हैं जो थोड़ा सा स्किनी हो और उसको डर ना हो छोटी सी स्पेस में काम करने में, वहाँ पे काम कर सके, ओके, वो कंफर्टेबल फील कर सके। तो ऐसे इंसान को ही फ्यूल टैंक में भेजा जाएगा, या फिर जहाँ पे कम एक्सेस हो वहाँ पे उसको भेजा जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है। कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी इंजीनियर को ऐसा कुछ है, ऐसा क्लास्ट्रोफोबिया है कन्फाइंड स्पेस से, तो बोल रहा है कि उसे अपने मैनेजर या फिर अपने कलीग को बोलना चाहिए कि देखो मैं ये टास्क नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा क्योंकि मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है, मुझे डर लगता है ऐसे स्पेस से, मैं कंफर्टेबल फील करूंगा, तो कैन यू टेक दिस टास्क, क्या तुम ये टास्क को ले सकते हो या फिर तुम इसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर वो नहीं लेना चाहता है तो आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं या फिर सुपरवाइजर से बात, जो आपका सुपरवाइजर उससे आपसे बताएंगे कि हमें कन्फाइंड स्पेस से प्रॉब्लम है, ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर ये भी कभी कभी होता है कि इंजीनियर फ्यूल टैंक के अंदर चला गया होता है और बाहर का इंजीनियर उसके कम्युनिकेशन का रिप्लाई नहीं देता है, या फिर वो अपने बाहर के कलीग में बिजी हो जाता है, तो यहाँ पे भी जो अंदर का इंजीनियर होता है वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है कि कहाँ गए सब, क्या हुआ, क्योंकि उसे बाहर की बातें कौन बताएगा। तो सपोर्ट करने के लिए कि कोई जो इंजीनियर अगर फ्यूल टैंक में गया है उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। मान लीजिए उसकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई, उसमें फ्यूम ज़्यादा हो, फ्यूल की स्मेल ज़्यादा हो, जिसे हम फ्यूम कहते हैं, फ्यूम, तो फ्यूम ज़्यादा हो, इल्यूमिनेशन क्या बोलते हैं, हाँ फ्यूम कहते हैं, फ्यूम ज़्यादा हो, तो उसको क्या हो गया, एक तरह से इल्यूमिनेशन नहीं है, मतलब लाइट की कमी रहती है, वो अंधेरा रहता है फ्यूल टैंक के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि उसमें उजाला रहेगा, तो एक तो उसकी कमी है, ऊपर से वो टॉर्च लेकर तो जाएगा, उससे टास्क लाइटिंग दी जाती है, एंड उसे एक बाहर से एक तरह समझिए उसे हेल्प करने के लिए, उससे बार बार कम्युनिकेट करने के लिए एक इंजीनियर बाहर रहता है ताकि उससे बात कर सके, ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। अदरवाइज़ वो टास्क कम सही तरीके से या फिर फुल अटेंशन से वो नहीं कर पाएगा। अगर आपको कह दिया जाए कि आप अकेले जाइए एरोप्लेन के टैंक में घुस जाइए और आप काम करिए, आप करेंगे काम? आपके लिए ये रिस्की हो सकता है। यस, आप डर सकते हैं, आप सोचेंगे क्या पता हम बेहोश हो गए अंदर तो कौन देखेगा हमें। इसलिए एक बाहर होना चाहिए इंजीनियर, तो ये नेसेसरी होता है इसके लिए। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर आपके कलीग आपके साथ में है, कोई इंजीनियर आपके साथ में है, तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और अगर नहीं रहेगा ना तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपका पूरा टेंशन नहीं रहेगा काम में। ये पूरी क्लास्ट्रोफोबिया की टॉपिक थी, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता थी, तो मैंने आपको बता दिया। मैंने इस टॉपिक्स को पढ़ा नहीं। नेक्स्ट जो लाइट है पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट्स में मैं एक बता देता हूँ, जैसे कि चेरी पिकर आप जानते हैं? हेलो, क्या हुआ? चेरी पिकर, चेरी पिकर मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन पे जब इंजीनियर काम करते हैं तो एक सीढ़ी जैसे होता है, उसके ऊपर चढ़ के काम करते हैं, और वो उसमें नीचे छोटे छोटे टायर लगे होते हैं, आपने देखा है? ना सर, नहीं देखा है? आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे चेरी पिकर, तो आपको मिल जाएगा। चेरी पिकर क्या होता है, एक तरह से वो टेबल ही होता है, लेकिन उसमें सीढ़ियाँ होती हैं छोटी छोटी। वो सीढ़ी से चल के वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है, मतलब एक हाइट पे पहुंच जाता है इंजीनियर, वो उस पर खड़ा हो जाता है और नीचे से एक इंजीनियर उसे पुश करके वो एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज तक ले जाता है, मतलब घुमाता रहता है। अगर रिपीट इंस्पेक्शन करनी है तो आपके एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज तक तो आप पहुंच नहीं पाएंगे ना, तो आप चेरी पिकर का यूज़ करते हैं। और चेरी पिकर एक ऐसा, वो एक तरह से समझ लिए एक टेबल ही होता है जिसमें कि टायर लगे होते हैं छोटे छोटे, उसमें सीढ़ियाँ छोटी छोटी रहती हैं, और उस सीढ़ियों की मदद से उस पर वो चढ़ जाता है इंजीनियर ऊपर, और वहाँ पे चढ़ करके, और नीचे एक जो इंजीनियर होता है वो चेरी पिकर को आगे पीछे, मतलब जिधर ही करना होता है रिपीट इंस्पेक्शन, उसके फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड वो करता है, और वो जो उसके ऊपर इंजीनियर चढ़ा होता है वो उस पर रिपीट को इंस्पेक्शन करता है। ओके,
यस सर। हम्म, तो ये एक चेरी पिकर होता है। तो ये बोला फियर ऑफ हाइट में ये होता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइट से प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि इसमें मेजर प्रॉब्लम ये है कि अब आप सोचेंगे एयरप्लेन में कहाँ हाइट पे काम करनी है, तो जैसे फ्यूल टैंक के ऊपर आप चढ़े, विंग के ऊपर आप हो, वहाँ पे आपको काम करना हो तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है अगर आपको हाइट से डर लगता है तो। एंड इंजीनियर, और ये इसमें कहता है कि कुछ इंजीनियर जैसे टॉप ऑफ फ्यूजलेज पे काम करना होता है, तो क्या होता है कि चेरी पिकर क्या होता है कि हेल्प से इंजीनियर तो उस पर चढ़ा होता है, उस पर काम कर रहा होता है, लेकिन अगर चेरी पिकर हिले या फिर इधर उधर मूव करे बार बार, तो इंजीनियर जो उस पर खड़ा होता है वो थोड़ा डर जाएगा कि कहीं ये मूवमेंट ना हो, या फिर नीचे हमारा इंजीनियर है वो सही से पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है कि कहीं ये इधर उधर ना हो, नहीं तो हम गिर जाएंगे ऊपर से। ओके, क्योंकि उसका पूरा फोकस तो चेरी पिकर पकड़ने में नहीं है, वो तो बस उस पर स्टैंड है, वो तो इंस्पेक्ट कर रहा है, उसके दोनों हाथ इंस्पेक्शन में बिजी हैं, तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है कि ये कहीं मूव ना कर जाए, अदरवाइज मूव करेगा तो वो गिर जाएगा। तो ये एक तरह से डर होता है। तो कहता है कि इस डर को दूर करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि वो एक हार्नेस ले ले, एक रस्सी ले ले, वो रस्सी अपने हाथ में, सेफ्टी रॉप जिसे कहते हैं, वो उसे पकड़े रहें और अपना काम करता रहे, तभी उसको डर नहीं लगेगा। एक क्रेन की हेल्प से या फिर किसी हेल्प से वो एक रॉप ले ले, जिसकी वजह से उसे डर नहीं लगेगा, वो गिरेगा नहीं, वो आराम से फ्यूजलेज पे काम कर सकता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये एक तरह से फियर ऑफ हाइट की एग्जांपल थी जो कि फ्यूजलाज को लेके थी। और फ्यूजलाज वही इन एरोप्लेन में एक फ्यूजलाज ही है जो सबसे ज़्यादा हाइट होता है, अगर फ्यूजलाज के अगर ऊपर आपको काम करना हो। अगर फ्यूजलाज के बाई साइड काम करना हो, मतलब कि साइड वाइज अगर इंस्पेक्शन करना है, तो आप चेरी पिकर यूज कर लेंगे, बट अगर फ्यूजलाज के ऊपर जाना हो तो आपको चेरी पिकर तो नहीं यूज करेंगे ना, आप क्रेन की हेल्प से ऊपर चढ़ेंगे उस पर। ओके, या फिर आप चेरी पिकर लगाएंगे, विंग पे चढ़ेंगे, विंग के उससे चढ़ के आप उस पर चढ़ेंगे फ्यूजलाज पे। अब वहाँ पे चढ़ेंगे जब फ्यूजलाज पे, तो आपको डर है कि आप गिर ना जाएं, सरक ना जाएं, स्लिप ना कर जाएं, तो वहाँ पे ये कह रहा है कि आप क्रेन की हेल्प से, आपको पता ही है कि मेंटेनेंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके पास क्रेन तो बहुत होती हैं, तो किसी भी क्रेन की हेल्प से आपको एक हार्नेस दिया जाए ताकि आप अगर गिरें तो हार्नेस की वजह से आप नीचे ना जाएँ, आपको एक तरह से आप सेफ रहें। ओके, तो ये एक चीज़ है कि एक तरह से अवॉइड कर सकते हैं हम फियर ऑफ हाइट को हार्नेस की हेल्प से। इसमें यही सारी चीज़ें हैं, आप ये रीड करके देख सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि शॉर्टली बिफोर एलोहा एक्सीडेंट, एलोहा एक्सीडेंट में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो इंजीनियर थे ना, उन्होंने क्या किया था, 180 क्रैक। अब सोचिए, वहाँ पे दो इंजीनियर आए थे, एक 22 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ और एक 32 ईयर एक्सपीरियंस। आप थोड़ा इसे कंफर्म कर लीजिएगा, आई थिंक एक 34 था या फिर 32 था, एक 22 एक्सपीरियंस, मतलब कि उनको 20 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस था दोनों इंजीनियर्स को। और दो इंजीनियर लगे थे इंस्पेक्शन में। उसमें क्या करना था एलोहा फ्लाइट में कि उन्हें फर्स्ट, हमने चैप्टर में पढ़ा दिया है इसके बारे में, एलोहा एक्सीडेंट के बारे में। आपने सुना है एलोहा एक्सीडेंट? यस सर। हाँ, तो एलोहा एक्सीडेंट में ये हुआ था कि उन्हें रिबिट का इंस्पेक्शन करना था फ्यूजलेज की, और वो इंस्पेक्ट कर रहे थे, और दोनों इंजीनियर कह दिए कि हाँ ये फिट फॉर फ्लाई है। उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बता दिया होगा कि हाँ इसमें कोई क्रैक नहीं है या फिर कुछ नहीं है, सारी रिबिट्स सही हैं, उन्होंने ओके कर दिया। बट क्या हुआ, जैसे ही ये फ़्लाइट हुई तो कुछ फीट 29,000, आई थिंक 29,000 फीट जैसे ये एरोप्लेन ऊपर हुआ, तो क्या हुआ कि इसके जो फ्यूजलेज थी वो 180 फीट उखड़ गया बीच से पूरा, फ्यूजलेज जो थी। और जब इंस्पेक्ट हुआ, जब इंस्पेक्शन हुआ, जब वो पायलट दिखा कि अरे, और एक जो कैबिन क्रू थी ना वो फ्यूजलाज के साथ ही आसमान में गायब हो गई, उड़ गई, पता नहीं कहाँ गई, वो बची तो होगी नहीं। मतलब एक ही, मतलब पैसेंजर, वो कैबिन क्रू थी जिसका डेथ हुआ, वो पता नहीं मिला कि नहीं मिला, ये नहीं पता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। एंड क्या हुआ था कि उसके बाद पायलट ने क्या किया, उसे इमरजेंसी लैंडिंग किया, और किसी भी मतलब कि जितने भी उसमें पैसेंजर थे उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं आया, लेकिन उन्हें कई लोगों के नाक से खून आए क्योंकि एयर प्रेशर ऊपर कम है इसकी वजह से। एंड ब्रीदिंग में सबको प्रॉब्लम होने लगी, जितने भी इंजीनियर्स थे वहाँ पे, तो फास्ट उसको नीचे आना पड़ा था। एंड ये था कि सारे सेफ़ हो गए, बस एक कैबिन क्रू जो गायब हो गई, उसका नहीं पता चला। और आपको पता है जब भी एक्सीडेंट होता है तो NTSB जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है। जब NTSB इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इंजीन वहाँ पे 180 से ज़्यादा क्रैक थे जो इंजीनियर्स ने छोड़ चुके थे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखता हूँ मैं कितने क्रैक्स थे। फर्स्ट मैं चैप्टर करता हूँ, देखता हूँ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है,
फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि देख लेते हैं एक बार। यही थी एक्सीडेंट कितने क्रैक्स थे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, हाँ 240 क्रैक्स बता रहा है यहाँ पे। 240 क्रैक्स थे वहाँ पे जो कि इंजीनियर्स ने नहीं देखिए अब 2 इंजीनियर्स होने के बावजूद भी, देखिए एक 33 ईयर एक्सपीरियंस था, एक 22 ईयर एक्सपीरियंस। अब इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उन्होंने 240 क्रैक को छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भूल थी उन इंजीनियर्स की। पहले वाला जो इंजीनियर इंस्पेक्ट करके चला गया होगा तो इसने सेकंड वाला इंजीनियर ये सोचा होगा कि अरे जब फर्स्ट ने इंस्पेक्शन कर ही लिया है तो क्या ज़रूरी है, ये जल्दी जल्दी में कह दिया होगा कि हाँ सब सही है, इसने ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन सभी देखिए, आपसे एक अगर कोई क्रैक छूट जाता है तो हम समझते हैं कि ठीक है एक मिस हो सकता है आपसे, लेकिन 240 क्रैक्स कैसे छूट सकता है किसी से? ये बहुत बड़ी गलती थी। यस सर बोल रहे हैं रैंडमली तो इतना सारा क्रैक नहीं आ गया था ना, इससे पहले भी उसमें थोड़ा हुआ होगा। उसमें थोड़े से क्रैक थे, बट ये जब डिटरमाइन हुआ ना, जब आफ्टर चेक हुआ तो पता चला कि नहीं इसमें ऑलरेडी इतने क्रैक थे, 240 क्रैक थे उसमें एरोप्लेन में। और ये क्रैक इसलिए थे ना, मैं आपको बता देता हूँ क्रैक क्यों इतने ज़्यादा थे उस एरोप्लेन में। क्रैक इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि वो एरोप्लेन की जो एज थी ना वो 20 ईयर से एक्सीड कर गई थी। और आपको पता होगा कि एविएशन में पैसेंजर एरोप्लेन की जो एज होती है वो 20 एज ही फाइनल एज होती है, जबकि वो 20 एज से 23 या 24 एज हो गई थी उसकी, 24 ईयर्स एज, जो कि बहुत बड़ा खतरा था। वो पूरी एरोप्लेन टूट सकती थी क्योंकि फैब्रिकेशन पूरी। कॉकपिट तो हट गया था एक्सीडेंट में सर, तो फिर पता है इतना से क्रैक्स थे उसमें। कॉकपिट नहीं हट गया था, बस फ्यूजलेज की कुछ फीट तक के ऊपर की। कॉकपिट का ऊपर फ्यूजलेज के ऊपर जो हट गया था। हाँ तो पता कैसे चला कितने सारे क्रैक थे? वो तो हट गया था ऊपर से। क्या पता चला? तो ये बोल रहे हैं फ्यूजलेज के ऊपर का जो पार्ट था वो हट गया था ऊपर फ्यूजलेज। तो फिर बाद में कैसे पता चला कि हाँ इतने सारे? आई डोंट नो, मतलब ये कैसे पता चला उनको, बट एनटीएसबी सारी इन्वेस्टिगेट करती है। उसने मेंटेनेंस मैनुअल देखे होंगे या फिर उसकी एज के अकॉर्डिंग उसने सोचा होगा, समझा होगा कि हाँ ये कैसे हुआ है, बट ये हम नहीं कह सकते कि हाँ उसने ये कैसे पता किया। देखिए यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है कि नाइदर फाउंड एनी क्रैक इन देयर इंस्पेक्शन, इन्होंने कोई क्रैक फाउंड नहीं किया। पोस्ट एक्सीडेंट एनालिसिस डिटरमाइंड देयर वर 240 क्रैक्स इन स्किन ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा है कि उन्होंने तो कुछ नहीं, एक भी उन्होंने क्रैक को नहीं फाउंड किया था, बट जब एक्सीडेंट के आफ्टर जब एनालिसिस हुई तो डिटरमाइन हुआ तो वहाँ पे 240 क्रैक ऑलरेडी प्रेजेंट थे। ओके, तो ये एनटीएसबी की कभी रिपोर्ट गलत नहीं होती है और आपको वो गलत नहीं पढ़ाएगा। अब वो इन्वेस्टिगेट कैसे करती है वो समझती है, ये तो हम नहीं समझा सकते हैं, वो पता नहीं समझते या वो हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेट थोड़ी किया है, हमें इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी बातें पता है। जो आप पढ़ते हैं वही हम भी पढ़ते हैं। हाँ, आपको अगर इन्वेस्टिगेशन को बारे में ज़्यादा अगर समझना है तो आप एनटीएसबी की इन्वेस्टिगेशन फाइल को आप देख सकते हैं। आप इलोवा एक्सीडेंट सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं कि कैसे उन्होंने पता किया। शायद आई थिंक आपको मिल जाए वहाँ पे। इसमें वैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उन्होंने कैसे चेक किया, वो तो ये बताएंगे नहीं कि उन्होंने कैसे ये पता किया, बट हमें उनसे मतलब भी नहीं है कि उन्होंने कैसे इंस्पेक्ट किया, कैसे करना है। हमें उनसे इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें स्टडी से मतलब है कि हाँ प्रॉब्लम क्या हुई थी, एरर क्या हुई थी, और हमसे इसमें किस वजह से इसमें प्रॉब्लम हुई थी, क्या इंजीनियर्स की गलती थी। हमें इससे इम्पोर्टेंट रखना है कि हमसे ये गलतियाँ ना हो, बस हम इसलिए इसे स्टडी करते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेट किया और क्यों किया। जी शायद आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाए। ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो आए, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू।
ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आपको इन्वेस्टिगेशन याद रखने की ज़रूरत है कि हाँ एलोहा एक्सीडेंट क्यों हुआ था, क्या वजह थी, क्या क्रैक थी। ये आपके मॉड्यूलर एग्जाम में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि एनटीएसबी कैसे पता किया। अब इससे हमें तो नहीं पता है कि उन्होंने कैसे पता किया, और ना ही आपके ये कोई इंस्ट्रक्टर बताएगा, क्योंकि ये किसी को नहीं पता हो सकता है। ये जो इन्वेस्टिगेशन करता है वही उसके प्रोसेस होते हैं, वही उसके रूल हैं, जो अप्लाई करता है वो समझता है। ये हम आप तो नहीं बता सकते, जो फील्ड में है वही समझ सकता है। ओके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अदरवाइज इसकी की गई थी। आई थिंक इसमें लिखा है कि एडी करेंट इंस्पेक्शन किया गया था। नीडेड प्रोब मीटर एंड लाइट इवन एट टेम्परेचर वर कंफर्टेबल एंड lightning was good. The tasks have examined the area around one rivet after another of sign of minutes crack while standing on his scaffolding or on top of the fuselage is very tedious. After examining more and more rivets and finding no cracks, it is necessary to begin to inspect that crack will not be found. ये बोल रहा है कि उसमें शायद कि ये इंस्पेक्शन जो थी ना, आई थिंक प्रॉपर लाइट नहीं थी या फिर कंडक्टिंग नहीं थी एक तरह से, इसकी वजह से उन्होंने ये क्रैक नहीं पता किया था, नहीं पता कर पाए थे। अभी ये 3 मिनट आफ्टर ये जूम मीटिंग क्लोज होने वाली है, तो आई थिंक इसमें लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। ओके यहाँ पे आई थिंक वही बात लिखी गई है। ओके देन इट्स इनफ फॉर टुडे। मैं आपको ये कल बता दूंगा ये लाइंस, इसको क्लोज कर देते हैं अब, बिकॉज ये 10 मिनट की लाइन्स है, तो मैं आपको समझा दूंगा, या फिर अभी समझा दो आप बताइए, क्योंकि अभी ये क्लास मीटिंग तो भी बंद हो जाएगी, फिर हमें क्लोज करके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये समझा दो या फिर कल समझाऊँ? हेलो हेलो आर यू हियर मी? हेलो हेलो यस सर। ओके वो थोड़ा गलती से अब वो लॉक हो गया था, मतलब अनम्यूट हो गया था, और मैं बोल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें देखिए ये बोल रहा है कि अभी ये आफ्टर 40 सेकंड में ये क्लोज हो जाएगा, तो मैं जस्ट आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये है ना कि जो रिबिटिंग हुई थी वो एयरक्राफ्ट की फ्यूजलाज के जस्ट ऊपर थी, और ये चेरी पिकर की हेल्प से ये देख रहे थे, और बहुत ज़्यादा लाइट थी, और बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से जो क्रैक थी ना, ये जस्ट ऊपर थी, जहाँ पे ये रिबिट को चेक कर रहे थे, रिबिट के ऊपर थी, ऊपर वाले सेक्शन में थी, इसकी वजह से इनको ये क्रैक मिली नहीं। आप लोग इसको जस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बहुत ईजी वे में आपको लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे वो लाइन से, और यहाँ पे कुछ लाइन से देखिए, रिबिट्स लाइन ऑफ द टॉप, इंस्पेक्ट टू रिबिट्स लाइन ऑन द टॉप। उन्हें जरूरी नेसेसरी था कि टॉप में देखें फ्यूजलाज की, जो रिबिट्स लगे उनके ऊपर की सेक्शन को देखें, बट उन्होंने उस ऊपर के सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया। ओके और इसके वजह से, और लाइट बहुत ज़्यादा थी, इसके वजह से उन्हें क्रैक दिखा नहीं, क्योंकि वो इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा थी, लाइट ज़्यादा थी, तो क्रैक्स दिखेगा नहीं फिर आपको। और नेसेसरी ये था कि आप ऊपरी वाली सेक्शन में फोकस करें, लेकिन उन्होंने ऊपरी वाली सेक्शन में फोकस नहीं किया, इसकी वजह से उन्हें क्रैक नहीं मिला था। बट ये नहीं बताया कि एनटीएसबी को कैसे पता चला, ये तो बात हम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें बस इतना ही लिखा गया कि हाँ वो इंजीनियर्स की गलती क्यों हुई थी, किस वजह से वो क्रैक को फाइंड नहीं कर पाए थे। ओके सो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार, यस अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ओके यस सर। ओके देन क्लास को बंद करते हैं, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्लास जब चलेगा तो हम 3rd चैप्टर कराएंगे, वैसे कल परसों तो दूसरा क्लास है, मॉड्यूल 8 का होगा एंड मॉड्यूल 6 का होगा। ओके